हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो ये थी जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी ऑटो वान बिस्मार्क की, जो जर्मनी का एकीकरण इन्होंने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो चौरी चौरा की घटना ये गोरखपुर में घटित हुई थी। गोरखपुर का एक गांव है चौरी चौरा, वहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। और इसका परिणाम हुआ था इसके परिणाम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था हमारा 1878 में। 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत में प्रेसों पर यानी मीडिया पर ज़्यादातर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व, यानी बिना अंग्रेज़ों के इजाज़त के बिना वो अपना कुछ उसमें प्रकाशित नहीं कर सकते थे। तो ये था 1878 में। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण था कार्न पर आयात पर नियंत्रण। कार्न के आयात पर नियंत्रण, कार्नला यानी मकई के आयात पर रोक लगाने वाले कानून थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1815 में लागू किया था। इन कानूनों का मकसद ब्रिटिश किसानों को सस्ते आयातित अनाज से बचाना और घरेलू अनाज की कीमत बढ़ाना था। हालांकि इन कानूनों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कई किसान बेरोजगार हो गए। इसके अलावा शहरी निवासी जो उद्योगपति थे, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों से नाखुश थे। इसलिए 1846 में यह ब्रिटिश सरकार ने कार्न लॉ कानून को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था। तो 1846 में 1846 में कार्न लॉ समाप्त कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर डी 5, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 से प्रारंभ हुआ था और यह चला था 1939 से 41 तक। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये प्रारंभ हुआ था 1929 में, चला था 1939 से 40 तक, जिसमें पूरा विश्व आर्थिक महामंदी से प्रभावित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हमारा लग्जमबर्ग के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। इटली तो फ्रांस के साथ, स्विट्जरलैंड स्पेन के साथ। स्पेन और स्विट्जरलैंड के बीच में वो प्रेनीज पर्वत है, आपको याद रखना है। वो स्पेन और फ्रांस के बीच वो प्रेनीज पर्वत है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय नहीं है, तो ये है विदेशी कार्य। संघ सूची का विषय है तो ये है विदेशी कार्य। व्यापार, शिक्षा, कृषि ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, और विदेशी कार्य होगा जो केंद्र सरकार यानी संघ सूची का विषय है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में यानी ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो इस टाइम करंट में अभी बीजेपी है, तो बीजेपी का विपक्षी दल कौन होगा? समाजवादी पार्टी, जो अभी खूब चर्चा में है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी आते हैं। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसमें दोनों राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक है? तो आध्यात्मिक पूछ लिया है, तो इसमें अभ्रक एक आध्यात्मिक खनिज है। राइट आंसर इसमें सी होगा। मोनोजाइट अभ्रक एक आध्यात्मिक खनिज है। मैग्नीज से लोहा प्राप्त किया जाता है। जस्ता भी खनिज है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया था, अधिनियमित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 15 जून 2015 को और लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। 15 अक्टूबर 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। ये तो 2005। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर कोयला। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है जो एक सीमित मात्रा में हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं और लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, और ज़्यादा समय से अगर जो हम इनका उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। तो उससे क्या कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्या कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ये बिना किसी कमी के बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे हमारा जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है, और गैर परंपरागत संसाधन जो भविष्य में समाप्त ना होने की संभावना है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से हमें वस्तुओं को देते हैं। जैसे कृषि करना प्राकृतिक चीज़ है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें आते हैं दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक, ये सभी नहीं होंगे। दैनिक कृषि मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे मजदूर आते हैं जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आज काम लगा कल नहीं लगे। जैसे कभी काम चालू है तो काम लगेगा, कभी नहीं चालू है तो वो बैठे रहेंगे, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे दैनिक कृषि मजदूर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है, और थोरियम मोनाजाइट का एक अहम अयस्क है। भारत में सबसे ज़्यादा केरल में
सबसे ज़्यादा केरल में थोरियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। थोरियम में एक पॉइंट और यह ध्यान में रखना, थोरियम में रेडियो धारिता की गुण पाया जाता है। इसके कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल चर्म रोग के इलाज में किया जाता है। थोरियम के कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल चर्म रोग के इलाज में किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के अनुसार? पूछ लिया है इसमें। तो उस समय था श्रीलंका उस समय था। अब वर्तमान में शायद भारत आगे हो गया है। ये आप लोग करंट में देख कर जाइएगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और जब हमारा WTO का स्थापना हुआ था तो वो था वर्ष 1995 में, लेकिन इसकी उदारीकरण की शुरुआत 1991 में शुरू हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ये पूछ लिया, वहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, ये हमें अभी बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसलें हैं? तो फलीदार फसलें हैं दाल, इसमें सी राइट आंसर होगा। और मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और हाँ, उदारीकरण, भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को, डेट भी आपको याद रखना है, 24 जुलाई 1991, यहाँ पर लिख लो 24 जुलाई 1991 आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।